विद्यार्थी मित्रों, पाठ 8 वातावरण के पाठ 3 के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 में जिन मुद्दों के बारे में चर्चा हो चुकी है उसमें वातावरण अर्थात क्या, वातावरण की संरचना किस प्रकार की है, वातावरण की हस्तरचना कैसी है तथा मौसम और जलवायु अर्थात क्या, जलवायु के कौन कौन से तत्व हैं, जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से परिबल हैं, इसके बारे में चर्चा हो चुकी है। आज हम लोग पार्ट 3 के अंतर्गत वैश्विक तापमान में वृद्धि के बारे में चर्चा करेंगे। तो वैश्विक तापमान में वृद्धि अर्थात क्या, ये समझने के लिए संपूर्ण पृथ्वी पर उसके आसपास का जो वातावरण है पिछले कई वर्षों में उसके तापमान में काफ़ी वृद्धि देखने को मिलती है। तो वैश्विक तापमान बढ़ने की इस प्रक्रिया को वैश्विक ताप वृद्धि के नाम से जानते हैं। सूर्य की किरणें वातावरण में से होकर के सबसे पहले पृथ्वी की सतह पर आती हैं, पृथ्वी की सतह को गर्म करती हैं और फिर इसके बाद धीरे धीरे वातावरण गर्म होता है। सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह पर से परावर्तित होकर वातावरण में से गुजरती हैं, तब वातावरण में मौजूद जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उल्लंब तरंग लंबाई वाली इंफ्रारेड किरणों को शोषित कर लेती है और पृथ्वी की तरफ पुनः परावर्तित करती है, जिसके कारण पृथ्वी एवं वातावरण के गर्म होने की क्रिया होती है। इस प्रभाव को ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से जानते हैं। इस प्रकार का प्रभाव करने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसे ग्रीन हाउस गैस के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये भी ग्रीन हाउस की अन्य गैसें हैं। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ प्रश्न बनता है कि ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं। तो ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये सब ग्रीन हाउस गैसें मानी जाती हैं। नीचे आकृति दी गई है, आकृति से आप देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और किस तरह से सूर्य किरणें आती हैं, कैसे परावर्तित होकर पृथ्वी की सतह पर आती हैं और कैसे वातावरण को गर्म करती हैं। अब जो किरणें सूर्य से पृथ्वी की सतह पर आती हैं उसमें से कुछ ऊष्मा बाहर चली जाती है। अश्मीभूत ईंधन और निर्वनीकरण के कारण कार्बन डाइऑक्साइड के प्रमाण में वृद्धि होती है। ऊष्मा में वृद्धि होने से वाष्पीभवन की क्रिया तीव्र होती है। इसके अतिरिक्त ऊष्मा का अवशोषण होता है। तापमान बढ़ने से बर्फ़ पिघलती है, समुद्र की सतह को ऊंची लाती है। कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी की सतह से परावर्तित ऊष्मा को अधिक मात्रा में शोषित करती है। ये कुछ विशेष चीज़ें हैं जिन आकृतियों के बारे में बताई गई हैं। तो मानव की अनेक प्रकार की जो प्रवृत्तियां हैं उन प्रवृत्तियों के द्वारा ग्रीन हाउस गैसें प्रतिदिन वातावरण में मिलती हैं। जैसे मानव ने जो उद्योग धंधे स्थापित किए हैं उसके कारण उद्योगों से निकलने वाला धुआं, परिवहन के साधनों के द्वारा उत्पन्न होने वाली गैसें, अश्मीभूत ईंधन के दहन क्रिया से निर्वनीकरण, जलाने की लकड़ी तथा सेंद्रीय कचरे के दहन और युद्ध आदि अनेक कारणों से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में तेज़ी से वृद्धि हुई है। इसके अलावा मानव की कुछ प्रवृत्तियों के कारण वातावरण में कुछ गैसें जैसे मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि ग्रीन हाउस गैसों के प्रमाण में वृद्धि हुई है, जिसके कारण वैश्विक ताप वृद्धि का अनुभव हो रहा है। तो वैश्विक ताप वृद्धि को नियंत्रण के लिए कुछ उपाय करके हम इसको नियंत्रण में ला सकते हैं। जैसे सबसे पहले अश्मीभूत ईंधन के दहन में कमी करना, ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्राकृतिक वायु का वैकल्पिक उपयोग करना, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा
ज्वारीय ऊर्जा आदि का उपयोग करना, वनीकरण की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देना, ग्रीन हाउस गैसों का वातावरण में अधिक उत्सर्जन न हो इसके लिए विशेष ध्यान रखना, विद्यालय महाविद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों को इस संदर्भ में जागृत करना तथा इसके लिए सुयोग्य व्यवस्था करना, ये सब उपाय हैं जिसके कारण हम वैश्विक ताप वृद्धि को रोक सकते हैं। अगला मुद्दा है जलवायु परिवर्तन। पृथ्वी की सतह पर जो वातावरण की रचना है वो एक अद्भुत रचना मानी जाती है। वातावरण की ये रचना कभी स्थिर नहीं रहती, उसमें लगातार परिवर्तन होता रहता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि प्री कैम्ब्रियन युग लगभग 60 करोड़ वर्ष पूर्व में पृथ्वी की सतह का अधिकांश भाग बर्फ से आच्छादित था, बर्फ से ढका हुआ था और लाखों वर्ष के समय दरमियान में पृथ्वी पर लगभग 4 बड़े हिमयुगों का अनुभव हुआ था। हिमयुगों के अलावा अधिकांश समय दरमियान जलवायु गर्म एवं नमी युक्त थी। उस समय पृथ्वी पर औसत तापमान लगभग 140 सेंटीग्रेड जितना आंका गया है। पिछले 10,000 वर्षों की अवधि में जलवायु में काफ़ी परिवर्तन हुए हैं। लगभग 8,000 वर्ष पूर्व पृथ्वी पर की जलवायु गर्म एवं नमी युक्त थी। सहारा का रेगिस्तानी प्रदेश, अरब का रेगिस्तानी प्रदेश, भारत पाकिस्तान का रेगिस्तानी प्रदेश आदि हरे भरे क्षेत्र थे और वहाँ मानव संस्कृति का विकास हुआ था। परंतु ईस्वी सन पूर्व 3000 से 1700 के आसपास शुष्क एवं गर्म जलवायु की आई अवस्थाओं के कारण ये क्षेत्र रेगिस्तान में बदल गए हैं और वर्तमान समय में वहाँ से प्राचीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हो रहे हैं। ईस्वी सन 1885 से 1940 तक की अवधि में पृथ्वी पर की विशेष रूप से उत्तरी गोलार्ध की जलवायु गर्म थी, परंतु 1940 के बाद पृथ्वी पर की औसत तापमान में कमी हुई है। जलवायु शास्त्रियों का मानना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के बड़े मैदान का दक्षिण पश्चिमी भाग, जिसे धूल का कटोरा के नाम से जाना जाता था, वहाँ से 1930 के दशक में भयंकर अकाल पड़ा था। जलवायु परिवर्तन के कारण 1950 से 1956 के बीच की अवधि में इंग्लैंड में फसल की ऋतु का समय काल 9 से 10 दिन घट गया था। जलवायु शास्त्रियों के अध्ययन के अनुसार 1850 से लेकर के आज तक मानव की द्वारा की जाने वाली जो विविध प्रवृत्तियाँ हैं उनके कारण पैदा होने वाला धुआं, परिवहन के साधनों द्वारा उत्पन्न हुई वायु, निर्वनीकरण, शहरीकरण, युद्ध आदि कारणों के कारण वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड आदि गैसों की मात्रा बढ़ी है, जो जलवायु के परिवर्तन लाने के लिए उत्तरदायी मानी जाती है। भूतकाल में जलवायु में बहुत से परिवर्तन हुए हैं, जिसके अनेकों प्रमाण पृथ्वी की सतह से प्राप्त हुए हैं। दूर भूतकाल की जलवायु परिवर्तन का प्रभाव अंकित हुआ हो ऐसी चट्टानें पृथ्वी की सतह पर से प्राप्त हुई हैं। अलग अलग जलवायु में अस्तित्व रखने वाले प्राणी, उगी हुई वनस्पति के अवशेष भी भूतकाल में जलवायु परिवर्तन की झांकी को प्रस्तुत करते हैं। इसके अलावा जलवायु के परिवर्तन के अनुसार बड़े वृक्षों के तने में विकसित होने वाला वार्षिक वलय घेराव, नदियों, हिम नदियों के निक्षेप, निर्जन या रेगिस्तानी प्रदेशों में से मिलने वाले जनसंख्या निवास की अश्मियाँ, समुद्र एवं सरोवरों की सतह में हुए परिवर्तन, अस्थायी बर्फीले प्रदेशों में बदलते रहते क्षेत्र एवं उनकी ज़मीनी सतह पर बड़ा प्रभाव आदि भूतकाल में जलवायु में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन को दर्शाते हैं। अब इसके बाद जलवायु परिवर्तन के अनुभूत परिणाम, जो परिणाम अनुभव किए जा रहे हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे कि जो वैश्विक तापमान में वृद्धि हुई है, वैश्विक तापमान में वृद्धि होने के कारण जो पृथ्वी सतह पर हिम क्षेत्र थे, उन हिम क्षेत्रों का प्रमाण धीरे धीरे घटने लगा है और जिसका प्रभाव समुद्र की सतह के ऊपर पड़ा है कि समुद्र की सतह ऊंची आने लगी है। पृथ्वी की सतह से कुछ प्रदेशों में जो वर्षा की अनियमितता है, कुछ प्रदेशों में अतिवृष्टि होती है तो उसके कारण बाढ़ की स्थिति पैदा होती है। कुछ प्रदेशों में अनावृष्टि होती है जिसके कारण वहाँ पर अकाल या पानी की तंगी का अनुभव होता है। तो कभी कभी कुछ प्रदेशों में बेमौसमी वर्षा भी होती है। जलवायु परिवर्तन के कारण फसलों की बुआई और कटाई पर बुरा असर पड़ा है। परिणाम स्वरूप कृषि उत्पादन भी प्रभावित हुआ है। इससे उस प्रदेश के
संपूर्ण अर्थव्यवस्था के ऊपर उसका स्पष्ट प्रभाव देखने को मिला है। ओजोन वायु का स्तर पतला होने से, सूर्य की पराबैंगनी किरणों की मात्रा बढ़ने से अनेक रोगों में वृद्धि हुई है, जैसे कैंसर, त्वचा संबंधी रोग, मोतियाबिंदु आदि रोगों में वृद्धि हुई है। कुछ प्राकृतिक घटनाएं जैसे बाढ़, अकाल, चक्रवात, भूस्खलन, हिमप्रपात, घना कोहरा, ओले की वर्षा आदि में अनियमितता तथा अधिकता का अनुभव होता है। विद्यार्थी मित्रों, ये जलवायु परिवर्तन में हो रहे अनुभव किए जा रहे परिणामों के बारे में चर्चा है। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिए तथा वीडियो को लाइक भी कीजिए पसंद आए तो, समझ में आए तो। इसके बाद स्वाध्याय के प्रश्नों के बारे में चर्चा बाद में की जाएगी। धन्यवाद।